स्प्रिंग बोर्ड की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट कर रहे थे, उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। आज हम रिवर्स और लेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, नदियों और झीलों के बारे में डिस्कस करें। उससे पहले कुछ जलराशियों को हम देख लेते हैं। जलराशियों की बात करें तो अफ्रीका में यहाँ ऊपर स्थित है भूमध्य सागर, जिसे कहते हैं मेडिटेरेनियन सी, और यहाँ ईस्टर्न साइड में इस जगह स्थित है रेड सी या लाल सागर। और यदि इस तरफ देखें हम वेस्टर्न साइड में, यहाँ एक महासागर है जिसे कहा जाता है एटलांटिक महासागर, एटलांटिक ओशन। और इस तरफ देखा जाए ईस्टर्न साइड में तो यहाँ स्थित है इंडियन ओशन, हिंद महासागर। अब हिंद महासागर के अलावा यहाँ पे ये जो आइलैंड स्थित है, ये द्वीप, ये है मेडागास्कर द्वीप, जो कि इंडियन ओशन का सबसे बड़ा आइलैंड है। मेडागास्कर आइलैंड और अफ्रीका के मेनलैंड के बीच में यहाँ स्थित है मोजाम्बिक चैनल। सो ये कुछ वाटर बॉडीज हैं जो अफ्रीका के चारों तरफ है। अफ्रीका में जो प्रमुख नदियां और झीलें हम करेंगे, नदियों की अगर बात करें खास तौर पे, जैसे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, अफ्रीका एक प्लेटो कॉन्टिनेंट है, पठारी महाद्वीप, जिसका ऊपर बीच वाला जो भाग है वो थोड़ा ऊपर उठा हुआ है और किनारे वाला जो क्षेत्र है उसमें थोड़ा सा नीचे की तरफ या लो लैंड एरिया देखने को मिलता है। पठारी महाद्वीप होने के कारण प्लेटो कॉन्टिनेंट है। इसी वजह से जो भी अफ्रीका की प्रमुख नदियां हैं, वो नदियां इन पठारी क्षेत्रों से गिरते समय बनाती हैं जलप्रपात, वाटरफॉल्स। और ये वाटरफॉल्स जो हैं ये काम आते हैं जल विद्युत उत्पादन के, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के। इसीलिए अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें काफ़ी सारे वाटरफॉल्स हैं, और उसके साथ साथ ये वाटरफॉल्स जो हैं ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट वर्ल्ड में बाकी सारे कॉन्टिनेंट्स की कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कैपेसिटी अफ्रीका में है। अगर विश्व में सभी महाद्वीपों को देखा जाए तो सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन क्षमता जो है वो अफ्रीका महाद्वीप की है। क्षमता है, परंतु क्षमता का अभी तक पूर्ण रूप से दोहन नहीं हुआ है, पूरा उपयोग नहीं किया गया है उसकी कैपेसिटी का, और भविष्य में किया जाएगा। तो इस तरह से ओवरऑल ये स्थिति देखने को मिलती है हमें अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। अब अफ्रीका में जो प्रमुख झीलें हैं, लेक्स में ईस्टर्न साइड पे काफ़ी सारी लेक्स हमें देखने को मिलती है। जैसे यहाँ पर ये लेक्स आपको दिख रही होंगी, ये विक्टोरिया झील, एडवर्ड एल्बर्ट, टैंगनाइका, और इस तरह की जो झीलें हैं, ये इतनी सारी लेक्स इस साइड क्यों स्थित है उसका प्रमुख कारण है, यहाँ इस तरफ अफ्रीका में एक ब्रंच घाटी है, एक रिफ्ट वैली है, और उस रिफ्ट वैली वाले रीजन में काफ़ी सारी लेक्स देखने को मिलती है। ईस्टर्न साइड में जो भी प्रमुख झीलें हैं वो मुख्यतः उस ब्रंच घाटी के अंदर है या ब्रंच घाटी के बीच में स्थित हैं। जैसे कि अभी ब्रंच घाटी यहाँ ड्रॉ करके देखते हैं। ये जो है रिफ्ट वैली, ये लगभग आगे अरेबियन पेनिनसुला से, अरब प्रायद्वीप से होते हुए आती है। रेड सी जो है, लाल सागर, वो भी इसी ब्रंच घाटी का पार्ट है। आगे जाकर ये रिफ्ट वैली जो है ये दो पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड हो जाती है, और वापस से फिर यहाँ आते आते वापस से वो मिल जाती है, मोजाम्बिक चैनल तक आपको देखने को मिलती है। इसी ब्रंच घाटी के अंदर स्थित है ये झीलें। जैसे ये लेक इस रिफ्ट वैली में, ये भी रिफ्ट वैली में, ये भी रिफ्ट वैली में, और ये भी ब्रंच घाटी में। विक्टोरिया झील एक ऐसी झील है जो कि ब्रंच घाटी में स्थित नहीं है। अभी आगे और जो बेटर मैप्स हैं उनसे और ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो लेक्स और रिवर्स जो हैं उनको एक एक करके अभी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इस मैप में बेसिक जो लेक्स हैं उनको देखते हैं, उसके बाद इनको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे 3 मेजर लेक्स हम डिस्कस करेंगे, 3 प्रमुख झीलें हम डिस्कस करेंगे, और वो 3 झीलें हैं लेक विक्टोरिया, लेक टैंगनाइका और लेक चाद। लेक विक्टोरिया, टैंगनाइका और चाद जो है, इनके अलावा भी बहुत सारी लेक्स यहाँ पर हैं, जैसे जिनको मैं मार्क करती हूँ इनको। जैसे आप यहाँ देखिए, ये एल्बर्ट लेक है, उसके अलावा यहाँ न्यासा लेक है, और इसी तरह से ऊपर भी छोटी मोटी कई लेक्स हैं जो कि यहाँ क्लियरली अभी विजिबल नहीं है। इनमें से ये वाली जो लेक्स हैं इस तरफ, ये पूरी रिफ्ट वैली में, पर ये जो विक्टोरिया लेक है ये रिफ्ट वैली में, ब्रंच घाटी में नहीं है। अब क्विकली शॉर्ट में बता देती हूँ यहाँ पे ये ब्रंच घाटी रिफ्ट वैली बनी कैसे है। वैसे नेक्स्ट वीडियो में हम रिफ्ट वैली की बात करेंगे। तो ये रिफ्ट वैली जो है ये ईस्टर्न साइड से शुरू होती है, 2 ब्रांचेस में डिवाइड होती है इस तरह से, और आगे आकर और मोजाम्बिक तक जाती है ये रिफ्ट वैली। ये पूरी रिफ्ट वैली वाला क्षेत्र है ब्रंच घाटी।
अब ये ब्रंच घाटी यहाँ कैसे बनी है और किस कारण से बनी है और इसमें झीलें किस तरह से है, वो बिल्कुल शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आगे हम लेक्स करेंगे। ये ऐसी रिफ्ट वैली जो है, इसी रिफ्ट वैली वाले रीजन में इस तरह से इसके अंदर झीलें देखने को मिलती, ऊपर भी कई छोटी मोटी झीलें, पर विक्टोरिया लेक रिफ्ट वैली में ना होकर रिफ्ट वैली के बीच वाले भाग में यहाँ। अब ये लेक्स यहाँ पे कैसे बनी और ये रिफ्ट वैली कैसे बनी? तो रिफ्ट वैली इसलिए बनी है क्योंकि अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है वो एक प्लेट पे है, अफ्रीकन प्लेट पे, और अफ्रीकन प्लेट दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, टूट रही है, और वो डिवाइड होकर इस तरफ वाली जो प्लेट है उसे तो नूबियन प्लेट कहा जाता है, जो मेन अफ्रीकन प्लेट है। नूबियन प्लेट आगे जा रही है यूरेशियन प्लेट की तरफ, और ये वाला जो हिस्सा है अफ्रीकन प्लेट का, इसे कहते हैं सोमाली प्लेट। सोमाली और नूबियन प्लेट अलग हो रहे हैं, डाइवर्ज हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं, और उनके डाइवर्ज या अपसरण की वजह से उन दोनों के बीच में गैप आ रहा है, और वो जो गैप आता है उस गैप वाले क्षेत्र में, उस ब्रंच घाटी वाले क्षेत्र में पानी इकट्ठा होने से, वर्षा का जल, हिमनद का जल इकट्ठा होने से कई सारी झीलें बनी हैं। तो अफ्रीका के ईस्टर्न साइड में जो लेक्स हैं वो मेनली रिफ्ट वैली में है, और रिफ्ट वैली के आसपास भी कुछ झीलें हैं, जैसे विक्टोरिया झील जो रिफ्ट वैली में नहीं है। अब ये जो झीलें हैं ईस्टर्न साइड की, ये सम्मिलित रूप से कहलाती हैं अफ्रीका की महान झीलें, ग्रेट लेक्स ऑफ अफ्रीका। हमने ग्रेट लेक्स पहले भी की हैं, हमने नॉर्थ अमेरिका में ग्रेट लेक्स डिस्कस किया था। तो अगर केवल ग्रेट लेक्स आता है महान झीलें, तो नॉर्थ अमेरिका वाली महान झीलों की बात हो रही है, और अगर अफ्रीका की लेक्स के बारे में आए तो अफ्रीका की महान झीलों के बारे में बताइए, ये पूछा जा सकता है। तो उसमें आप ईस्टर्न साइड की जितनी भी लेक्स के नाम आपको पता है वो लिखेंगे, प्लस एक दो जो मेन लेक्स हैं उनको डिस्क्राइब करेंगे। उन्हीं एक दो मेन लेक्स को अभी हम डिस्कस करेंगे। सो लेक विक्टोरिया, टैंगनाइका और चाद, इन तीन झीलों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं विक्टोरिया झील को। अब विक्टोरिया झील जो है, सबसे पहले तो लोकेशन कहाँ स्थित है ये विक्टोरिया झील। तो यदि आप देखें यहाँ तीन देश आपको नजर आ रहे हैं मुख्यतः, युगांडा, तंजानिया और केन्या। तो ये जो विक्टोरिया झील है ये युगांडा, तंजानिया और केन्या का जो बॉर्डर रीजन है, सीमा क्षेत्र, यहाँ स्थित है। जैसे ये बॉर्डर रीजन ये यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये तीनों का बॉर्डर यहाँ मिल रहा है, इन तीनों के सीमा क्षेत्र पर स्थित है विक्टोरिया झील। और ये विक्टोरिया झील एकमात्र ऐसी प्रमुख झील है जो रिफ्ट वैली में ब्रंच घाटी में स्थित नहीं है, और इसके साथ साथ इन तीन देशों में फैली हुई ये झील जो है ये अफ्रीका की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और सबसे बड़ी मीठे पानी की झील होने के साथ साथ अगर वर्ल्ड लेवल पे देखें तो सुपीरियर झील के बाद दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भी लेक विक्टोरिया ही है। लेक विक्टोरिया की एक खास बात और है, लेक विक्टोरिया जो है ये मुख्यतः ऐसे क्षेत्र में है जहां से विषुवत रेखा गुजरती है, इक्वेटर क्रॉस करता है, और इसीलिए ये एक ऐसी स्पेशल लेक है जिसमें से विषुवत रेखा गुजरती है। इस लेक का ये जो ऊपरी भाग है, नदन पार्ट, यहाँ से ये इक्वेटर गुजरता है 0 डिग्री, और उसके साथ साथ इस लेक से एक इम्पोर्टेंट रिवर निकलती है, और ये जो नदी है ये आगे चलकर नील नदी का निर्माण करती है। अब ये नदी कौन सी है? इस नदी का नाम है व्हाइट नाइल। तो विक्टोरिया झील से तो निकलती है व्हाइट नाइल, और ताना झील जो हमने लास्ट टाइम की वीडियो में की थी, ताना झील से निकलती है ब्लू नाइल। व्हाइट और ब्लू नाइल नदियां जब मिलती हैं तो उनके मिलने से बनती है नील नदी। तो इसीलिए नील नदी का प्रमुख जल स्रोत जो है वो विक्टोरिया झील वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है, जहाँ से व्हाइट नाइल या श्वेत नील या सफेद नील नदी निकलती है। तो विक्टोरिया झील जो है उसकी इंपॉर्टेंट बातों में विषुवत रेखीय क्षेत्र में स्थित है, विषुवत रेखा क्रॉस करती है इसको, व्हाइट नाइल नदी निकलती है, अफ्रीका की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, उसके साथ साथ विश्व में दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, ये सब इसकी विशेष चीजें हैं, प्लस ये ब्रंच घाटी में स्थित नहीं है। सो यही मेन चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो देखिए, केन्या, युगांडा, तंजानिया के सीमा क्षेत्र में सबसे बड़ी, अफ्रीका की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है ये। विषुवत रेखा गुजरती है इससे, ब्रंच घाटी में स्थित नहीं है, और श्वेत नील नदी से निकलती है। तो ये हो गई मेजर रिवर, मेजर लेक। अब इसके बाद नेक्स्ट जो लेक हम डिस्कस करेंगे वो है टैंगनाइका, जो यहाँ पे आपको नजर आ रही है।
अब टेंगनाइका लेक को यदि इसकी प्रॉपर लोकेशन देखी जाए तो ये भी कुछ कंट्रीज के बॉर्डर रीजन पे है, सीमा क्षेत्र पर स्थित है। अब कौन से देशों की सीमा क्षेत्र पर है वो देखिए। ये मुख्यतः डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, मतलब कॉन्गो प्रजातांत्रिक गणराज्य, जिसे शॉर्ट में कहते हैं DRC। सो ये DRC, तंजानिया और ब्रूंडी और जाम्बिया, इन 4 देशों के सीमा क्षेत्र पर है। इस झील के पश्चिम में DRC, पूर्व में तंजानिया, उत्तर में ब्रूंडी और दक्षिण में जाम्बिया देश स्थित हैं। इनके बॉर्डर रीजन पे ये जो लेक है ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भ्रंश घाटी में स्थित है। एक तो रिफ्ट वैली में जनरली जो भी लेक्स होती है, रिफ्ट वैली मतलब 2 प्लेट्स जब एक दूसरे से दूर होती हैं, उनके बीच में जो गैप क्रिएट होता है उसमें जब पानी भरता है उससे बनती है ये लेक्स। तो ऐसी जो लेक्स हैं वो अक्सर काफ़ी ज़्यादा गहरी होती हैं, बहुत डीप होती हैं। तो ये झील जो है ये गहरी भी है, उसके साथ साथ क्योंकि रिफ्ट वैली में है, रिफ्ट वैली काफ़ी दूरी तक फैली हुई है, तो इसीलिए काफ़ी लंबी झील है। सो ये विश्व की सबसे लंबी झील मानी जाती है, जिसका विस्तार इस तरह से इतने सारे देशों के सीमा क्षेत्र के बीच में देखने को मिलता है। तो वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट लेक है, सेकेंड डीपेस्ट लेक है। फर्स्ट डीपेस्ट लेक या सबसे गहरी झील जो है विश्व की वो तो बैकाल झील है, जो कि कहाँ स्थित है, रूस में। उसके बाद दूसरी सबसे गहरी झील यही है और उसके साथ साथ दूसरी सबसे पुरानी झील भी यही है। सबसे पुरानी झील वास्तव में कौन सी है, बैकाल झील है। उसके बाद दूसरी सबसे पुरानी भी इसी को माना जाता है। सो ये कुछ बेसिक चीजें हैं इसके बारे में। तो देखिए, कॉन्गो प्रजातांत्रिक गणराज्य, तंजानिया, ब्रूंडी, जाम्बिया के सीमा क्षेत्र पर भ्रंश घाटी में स्थित है। ये विश्व की सबसे लंबी, दूसरी सबसे गहरी और दूसरी सबसे पुरानी मीठे पानी की झील है ये। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस लेक के बारे में। अब हम नेक्स्ट लेक जो है वो डिस्कस करते हैं। ईस्टर्न साइड पे जो लेक्स थी उसमें ये 2 इंपॉर्टेंट थी जो हमने डिस्कस की। ईस्टर्न साइड की लेक्स को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, अफ्रीका की ग्रेट लेक्स, महान झीलें अफ्रीका की। अब हम ईस्टर्न साइड के अलावा वेस्टर्न साइड पे कोई इंपॉर्टेंट जो लेक है उसको डिस्कस करेंगे। वेस्टर्न भी नहीं, नॉर्दर्न साइड हम बोल सकते हैं इसको। सो ये है अनदर इम्पॉर्टेंट लेक और इसका नाम है चाद झील। चाद झील जो है इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 4 प्रमुख देश उनके सीमा क्षेत्र पे ये स्थित है ये वाली झील। ये कौन से 4 प्रमुख देश हैं वो देखिए, नाइजर, नाइजीरिया, कैमरून और चाद। इन 4 देशों का बॉर्डर जहाँ मिलता है वहाँ ये झील स्थित है। और ये जहाँ पे कंट्रीज हैं वो सहारा डेजर्ट के आसपास वाला क्षेत्र है। सवाना जो ग्रासलैंड्स है, घास के मैदान, उनके आसपास वाला क्षेत्र है। तो सवाना और सहारा के बीच में एक स्पेशल रीजन है, वो देखिए वो कौन सा है। तो ऊपर सहारा मरुस्थल, नीचे यहाँ सवाना घास के मैदान, सवाना ग्रासलैंड, और सवाना और सहारा के बीच में जो ट्रांजिशन जोन है या संक्रमण क्षेत्र है, ये संक्रमण क्षेत्र जो है ये कहलाता है साहेल, साहेल प्रदेश या साहेल क्षेत्र। तो ये जो देश है नाइजर, चाद, नाइजीरिया, कैमरून, ये साहेल वाली बेल्ट में आते हैं। साहेल क्या है, ट्रांजिशन जोन है, एक संक्रमण क्षेत्र है सहारा डेजर्ट और सवाना ग्रासलैंड के बीच में। वहाँ पर पानी की कमी है, सेमी एरिड कंडीशंस है, अर्धशुष्क परिस्थितियाँ हैं। इसीलिए शुष्क और अर्धशुष्क परिस्थितियों में ये झील जो कि मीठे पानी की झील है, ये इन 4 ही देशों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और सबसे ज़्यादा दुखद चीज़ ये है कि जो 4 देश इस पर डिपेंड करते हैं, इस एकमात्र मीठे पानी की झील पर और आसपास की कुछ नदियों पर, ये झील निरंतर सिकुड़ती जा रही है, श्रिंक होती जा रही है। हो सकता है भविष्य में ये बिल्कुल सूख जाए, इसमें पानी ना रहे। इसीलिए काफ़ी संकट की स्थिति में है ये झील। अब ये झील जो है इसमें एक नदी आकर गिरती है जो कि आपको यहाँ नजर आ रही होगी। ये नदी जो इस झील में आकर गिरती है इसका नाम है चारी नदी। तो जब किसी झील में कोई नदी आकर गिरती है तो माना जाता है कि वो अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र है, इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम है। तो चाद झील वाले क्षेत्र में अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र देखने को मिलता है, मीठे पानी की झील है। 4 प्रमुख साहेल प्रदेश के देश जो हैं वो इस झील पर निर्भर करते हैं, परंतु ये सूखती जा रही है, सिकुड़ती जा रही है। ये इसकी मेन चीज़ें हैं।
नाइजर, नाइजीरिया, चाद, कैमरून देशों में स्थित मीठे पानी की झील सिकुड़ती जा रही है। झील का अस्तित्व खतरे में है। चारी जैसी प्रमुख नदी इसमें गिरती है। अंतःस्थलीय अफवाह तंत्र हमें देखने को मिलता है। अच्छा, ये रामसर सूची में भी सम्मिलित है। आर्द्रभूमि जो रामसर वेटलैंड्स की जो लिस्ट है उसमें भी ये इंक्लूडेड है। सो ये हो गई इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ अफ्रीका। इन झीलों के बाद जो प्रमुख नदियां हैं उनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, नदियां डिस्कस करें उससे पहले महान झीलों को एक इस मैप में आप देख लीजिए। महान झीलें जो हैं अफ्रीका की, ग्रेट लेक्स ऑफ अफ्रीका, वो कहा जाता है पूर्व में स्थित प्रमुख झीलों को, जो ब्रंच घाटी में, ये लाल रंग की जो नजर आ रही है ब्रंच घाटी है, रिफ्ट वैली है। दिस रेड कलर्ड थिंग इज रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका। सो रिफ्ट वैली में और रिफ्ट वैली के आसपास जो झीलें हैं वो महान झीलों में सम्मिलित है। तो कौन कौन सी झीलें हैं वो देखिए। लेक तुर्काना जो रिफ्ट वैली में है, यहाँ लेक एल्बर्ट, लेक एडवर्ड, लेक कीवो, लेक टैंगनाइका, उसके साथ साथ लेक रुकवा, लेक मालावी जिसे न्यासा झील भी कहा जाता है, और इस रिफ्ट वैली वाले रीजन के बीच में जो स्थित है लेक विक्टोरिया। ये सारी इंपॉर्टेंट लेक्स जो हैं ये कलेक्टिवली सम्मिलित रूप से कहलाती हैं अफ्रीका की महान झीलें, ग्रेट लेक्स ऑफ अफ्रीका। अब डिस्कस करते हैं अफ्रीका की मेजर रिवर्स को। प्रमुख नदियों में यदि आप देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट रिवर, सबसे फेमस रिवर तो है नाइल रिवर, जो वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर मानी जाती है। बट उसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, उनको भी हम देखेंगे। तो अगर अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ओवरऑल देखा जाए तो दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवर्स है, वो है कॉन्गो और नाइल। अब बाकी रिवर्स को भी हम देखेंगे। तो एक तो देखिए ये है वोल्टा नदी, वेस्टर्न साइड में, ये भी इंपॉर्टेंट है। वोल्टा के अलावा नाइजर नदी, ये नाइजर की प्रमुख सहायक नदी है, बेन्यू, अभी देखेंगे एक एक करके। कॉन्गो नदी, ये भी इंपॉर्टेंट है। जाम्बेजी नदी। फिर अफ्रीका में यदि देखें तो साउथ अफ्रीका में ऑरेंज रिवर, यहाँ पर लिम्पोपो रिवर, उसके साथ साथ यहाँ नाइल रिवर, ये नील नदी। सो जो सबसे इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं वो है कॉन्गो और नाइल। बाकी रिवर्स किस लिए फेमस है, तो इसमें जो लिम्पोपो नदी है ये इसलिए फेमस है क्योंकि ये मकर रेखा को या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 टाइम्स क्रॉस करती है। कॉन्गो रिवर इसलिए फेमस है क्योंकि कॉन्गो रिवर जो है इक्वेटर को, विषुवत रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। अच्छा, नाइजर रिवर वेस्टर्न अफ्रीका की मेजर रिवर है क्योंकि पश्चिमी अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। तो ये कुछ मेजर रिवर्स हैं, इनको डिस्कस करेंगे, साथ ही इन अन्य नदियों को भी थोड़ा बहुत हम देखेंगे। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं वोल्टा नदी को। अब वोल्टा नदी जो है वो कैसे बनती है या क्या चीज़ उसकी इम्पोर्टेंट है वो देखिए। वोल्टा नदी, यहाँ पर जो देश आपको नजर आ रहे हैं, एक तो है बुर्किना फासो कंट्री, एक यहाँ पे घाना। बुर्किना फासो जो है और घाना जो है ये कहाँ है अफ्रीका में, तो अफ्रीका के मैप को यदि देखा जाए तो यहाँ ये कंट्रीज हैं इस एरिया में। सो यहाँ का जो रीजन है पूरा ही अफ्रीका हाईलैंड रीजन है, पठारी क्षेत्र है, उच्च प्रदेश है। सो बुर्किना फासो में भी एक प्लेटो रीजन है और इसी प्लेटो रीजन से, बुर्किना फासो में जो पठार है वहाँ से ये नदी निकलती है। अब जब ये नदी निकलती है तो एक साथ ये प्रारंभ नहीं होती, बहुत सारी धाराओं के स्ट्रीम्स के मिलने से ये बनती है। 3 मेजर स्ट्रीम्स है जिनके मिलने से ये वोल्टा नदी बनती है। एक तो ब्लैक वोल्टा, वाइट वोल्टा, उसके साथ साथ रेड वोल्टा नदियां जब मिलती हैं, वाइट, रेड और ब्लैक, उससे बनती है वोल्टा नदी। सो वोल्टा नदी को यहाँ देखें अगर आप, तो ये देखिए ब्लैक वोल्टा, ये वाली ब्लैक वोल्टा है जो वेस्टर्न साइड पे, ईस्टर्न साइड पे जो है ये वाइट वोल्टा है, और वाइट वोल्टा नदी से ही आकर मिलती है रेड वोल्टा नदी। सो ये तीनों मिलकर वोल्टा नदी का निर्माण करती है। तो ये जो नीचे है ये वोल्टा नदी। सो वोल्टा नदी का निर्माण यदि आप होते हुए देखेंगे और ये व्हाइट ब्लैक नाइल को मिलते हुए देखेंगे तो ये कहाँ मिल रही है, कौन से देश में मिल रही है, घाना में। सो वोल्टा नदी कहाँ की प्रमुख नदी है, घाना की प्रमुख नदी है। उसके बाद जाकर गिरती कहाँ है, तो ये गिरती कहाँ है उसमें देखिए, ये जो अफ्रीका का पार्ट है यहाँ है गिनी की खाड़ी, इस पर्टिकुलर एरिया में गल्फ ऑफ गिनी स्थित है यहाँ पर। तो नाइजीरिया की से गिरने वाली, डेल्टा बनाकर गिरने वाली नाइजर नदी भी यहीं पे गिरती है गिनी की खाड़ी में, वोल्टा नदी भी गिनी की खाड़ी में गिरती है। तो घाना के ठीक आगे यहाँ गिनी की खाड़ी है, वहाँ जाकर ये नदी गिरती है।
अब ये नदी जो है इसकी एक प्रमुख सहायक नदी भी है, एक मेजर ट्रिब्यूटरी भी देखने को मिलती है। और ये सहायक नदी आपको यहाँ नजर आ रही होगी, ये है ओटी। इसको याद करना कोई खास इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो वोल्टा नदी की है वो ये है कि वोल्टा नदी पर एक इम्पॉर्टेंट डैम है। उस डैम का नाम है अकोसम्बो डैम, अकोसम्बो। और ये जो अकोसम्बो डैम है, इस डैम से एक लेक बनती है, उस लेक का नाम भी वोल्टा लेक ही है। और वोल्टा लेक एक रिजर्वर है, डैम्स के साथ जलाशय बनाए जाते हैं अक्सर वाटर को स्टोर करने के लिए। तो वोल्टा झील नाम का एक जलाशय है यहाँ पर, आर्टिफिशियल लेक कह सकते हैं इसको। और जितनी भी मानव निर्मित झीलें हैं उनमें ये सबसे बड़ी झील मानी जाती है। वोल्टा झील मानव निर्मित झीलों में क्षेत्रफल की दृष्टि से एरिया वाइज लार्जेस्ट मैनमेड लेक कंसिडर की जाती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वोल्टा लेक का जो आपको ध्यान रखना है। तो वोल्टा लेक में यही प्रमुख चीजें हैं। पश्चिमी उच्च प्रदेश, उसमें खास तौर पर बुर्किना फासो का जो पठारी क्षेत्र है वहां से निकलती है ये नदी और आगे जाकर गिरती है गिनी की खाड़ी में। काली, सफेद और लाल वोल्टा नदियां मिलती हैं, उससे बनती है ये नदी। घाना देश की प्रमुख नदी है। अकोसम्बो नाम का बांध यहाँ स्थित है और उससे वोल्टा झील बनती है। और ये वोल्टा झील क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके वोल्टा नदी के। अब हम बात करते हैं वोल्टा के बाद नाइजर नदी की। नाइजर नदी जो है वेस्टर्न अफ्रीका की, पश्चिमी अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। सो अब आप देखिए नाइजर कहाँ से निकलती है और किस चीज के लिए फेमस है। तो नाइजर नदी सियरा लियोन जो देश है, सियरा लियोन और गिनी देश के सीमा क्षेत्र में, बिल्कुल गिनी का जो और सियरा लियोन का जो बॉर्डर है वहां से इसका ओरिजिन होता है। और बेसिकली गिनी जो कंट्री है वहां से ये निकलती है और गिनी देश में स्थित है गिनी उच्च भूमि, गिनी हाईलैंड। और गिनी हाईलैंड का ही पार्ट है लोमा माउंटेन, आपको याद होगा। सो लोमा माउंटेन से ही वाटर रिसीव करके, जल प्राप्त करके इस नदी का उद्गम होता है। और लोमा पर्वत से निकलने के बाद ये गिनी से होते हुए जाती है आगे माली देश में, माली देश से होते हुए आगे जाएगी नाइजर देश में, माली से फिर नाइजर में। नाइजर देश से होते हुए जब ये जाती है तो नाइजर और बेनिन नाम का जो देश है इनके सीमा क्षेत्र से बहती है, यहाँ बॉर्डर रीजन से बह रही है। उसके बाद ये आगे एंटर करती है नाइजीरिया में और नाइजीरिया में जाने के बाद ये नदी डेल्टा बनाती है और डेल्टा बनाते हुए गिरती है गिनी की खाड़ी में, गल्फ ऑफ गिनी में, जो कि यहाँ स्थित है गल्फ ऑफ गिनी वाला क्षेत्र। तो ये जो नदी है नाइजर नदी, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि वेस्टर्न अफ्रीका की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, ये सबसे लंबी नदी है। प्लस जिन प्रमुख देशों से होते हुए गुजरती है उनके नाम आपको यहाँ नजर आ रहे हैं। सियरा लियोन से गुजरती नहीं है, उसके पास से निकलती है। गिनी, माली, नाइजर, बेनिन और नाइजीरिया, इन देशों से होते हुए गुजरती है। नाइजीरिया में जहाँ ये नदी डेल्टा बनाती है, इसका जो डेल्टा रीजन है वहाँ तेल पाया जाता है, पेट्रोलियम या तेल के भंडार पाए जाते हैं। प्लस इसकी कुछ सहायक नदियां, उसमें से आपको एक सहायक नदी यहाँ दिख रही होगी, ये इसकी ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है बेन्यू। जैसा बेन्यू आपने देखा अभी स्टार्टिंग का जो इंट्रोडक्शन में आप देखा था रिवर्स में, उसमें भी बेन्यू नदी थी। तो बेन्यू इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है। इसके अलावा भी कई सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, बेन्यू एक इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। प्लस माली जो देश है उसका एक इम्पॉर्टेंट सिटी है, शहर, जिसका नाम है टिम्बकटू। सो टिम्बकटू नाम का शहर इस नदी के किनारे स्थित है। सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। सो लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ वेस्टर्न अफ्रीका फॉल्स इन गल्फ ऑफ गिनी, ऑयल इज फाउंड इन डेल्टा रीजन ऑफ दिस रिवर एंड टिम्बकटू इज लोकेटेड एट द बैंक ऑफ दिस रिवर। सो देखिए गिनी उच्च भूमि से निकली और उसके बाद नाइजीरिया में डेल्टा बनाते हुए गिनी की खाड़ी में गिरती है। बेन्यू इसकी प्रमुख सहायक नदी है। पश्चिमी अफ्रीका की, अफ्रीका की नहीं पश्चिमी अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है और उसके साथ साथ माली देश का प्रमुख शहर टिम्बकटू इसके किनारे है। प्लस ये घुमाव वाली या मोड़ वाली नदी कहलाती है। घुमाव या मोड़ वाली नदी इसलिए क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा घूम जाती है। पहले इसका डायरेक्शन होता है नॉर्थ ईस्ट की तरफ, फिर ये टर्न होके और कम्प्लीटली साउथ ईस्ट की तरफ फ्लो करने लगती है, इसीलिए घुमाव वाली नदी कहा जाता है। बेंड इसमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है इसलिए। सो वेस्टर्न अफ्रीका की
दो मेजर रिवर्स हम कर चुके हैं, वोल्टा जो कि यहाँ घाना की प्रमुख नदी है, और नाइजर नदी जो पूरे वेस्टर्न अफ्रीका की मेजर रिवर है। अब हम बात करते हैं सेंट्रल अफ्रीका की जो मेजर रिवर है उसकी, जो है कॉन्गो, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रिवर है। सो कॉन्गो नदी जो है, अब देखिए आपको याद होगा लास्ट वीडियो में हमने किया था कतांगा पठार। कतांगा प्लेटो जो है उससे काफ़ी सारी स्ट्रीम्स निकलती हैं, धाराएं, और उनमें से एक प्रमुख धारा का नाम मैंने लास्ट टाइम आपको कतांगा प्लेटो किया था, तब भी किया था, लुआलाबा। लुआलाबा नाम की जो नदी या धारा निकलती है वो दूसरी धाराओं के साथ मिलती है, और सारी धाराएं मिलने के बाद कॉन्गो जैसी प्रमुख नदी का निर्माण करती है। जैसे यहाँ पे भी आपको वीडियो में दिख रहा है, ये लुआलाबा है नाम, और आगे दूसरी कई सारी धाराएं मिल जाती है, तब बन जाती है वो नदी कॉन्गो। कॉन्गो नदी का ही एक दूसरा नाम है जायर, जिसे इंग्लिश में जायर लिखा जाता है इस तरह से। सो जायर इसका एक दूसरा नाम है। सबसे खास बात जो है इस नदी की वो ये है कि ये जो आपको रेड कलर का लाइन दिख रहा है यहाँ पर, ये वाला, ये इक्वेटर है। ये नदी जो है इक्वेटर को, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है या 2 बार क्रॉस करती है। इस तरह से आप देखेंगे अगर ये 2 बार क्रॉस कर रही है। सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अक्सर प्री में पूछी जा सकती है। उसके साथ साथ अगर हम वर्ल्ड की सारे रिवर्स को कंपेयर करें तो विश्व में सबसे गहरी नदी यही है, सबसे डीपेस्ट जो रिवर है वो यही है। अगर देखा जाए तो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है नाइल, वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है अमेजन, और तीसरे नंबर पर अगर देखें तो वर्ल्ड में सबसे डीपेस्ट लेक जो है, सबसे डीपेस्ट लेक क्या, सबसे डीपेस्ट रिवर जो है उसमें ये आती है। तो डीपेस्ट, लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट वो अलग अलग रिवर्स हैं जो मैंने अभी बताई। उसके साथ साथ वर्ल्ड में डीपेस्ट रिवर होने के अलावा ये वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट रिवर भी है, दूसरी सबसे बड़ी नदी भी है। पहली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी नदी है, और गहराई में तो इसका नंबर पहले स्थान पर है। और अफ्रीका में नाइल नदी के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी भी यही है। तो इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है अफ्रीका की। गहरी होने के साथ साथ ये प्लेटो रीजन से जब गिरती है, पठारी क्षेत्र से जब गिरती है, कई जगह वाटरफॉल्स बनाती हैं। जैसे वाटरफॉल्स में अगर देखा जाए तो लिविंगस्टोन नाम का वाटरफॉल इसी पे स्थित है, स्टैनली नाम का वाटरफॉल इसी पे स्थित है। इस तरह के कई जलप्रपात बनाती हैं। जिस नदी में काफ़ी ज़्यादा जल की मात्रा हो, जो गहरी हो, जो वाटरफॉल्स बनाती हो, उसका उपयोग किया जा सकता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन के लिए। जल विद्युत उत्पादन के काम आती है ये नदी। और ये नदी जो है इसमें कैपेसिटी, क्षमता सबसे ज़्यादा है, सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन करने की क्षमता इस नदी की है। और इसी वजह से इस पे एक बहुत ग्रैंड प्रोजेक्ट जो है वो बिल्डअप किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, जिसे कहते हैं ग्रेट इंगा परियोजना, जो कि इंगा नाम के वाटरफॉल वाले रीजन के पास स्थित है, बनाई जा रही है। और ग्रेट इंगा प्रोजेक्ट जो है अभी बन रहा है इस नदी के ऊपर। जिस दिन ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी जल विद्युत उत्पादन परियोजना होगी। तो इसीलिए अभी तो बना नहीं है, बट बन रहा है। जिस दिन बन गया उस दिन सबसे बड़ा होगा ये। तो ये इस रिवर से रिलेटेड मेन चीज़ें हैं। अच्छा, इसके अलावा ये नदी जहाँ है वो इक्वेटोरियल रीजन है, क्योंकि विषुवत रेखा यहाँ से गुजर रही है, और विषुवत रेखीय क्षेत्र में पाई जाती है जैव विविधता, काफ़ी ज़्यादा वन वगैरह, वर्षा वन वगैरह देखने को मिलते हैं। इसी तरह के वर्षा वन वाले, जैव विविधता वाले क्षेत्र में कई जगह कई जनजातियां भी पाई जाती हैं। तो इसके कॉन्गो नदी के बेसिन क्षेत्र में भी एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है पिग्मी जनजाति, पिग्मी ट्राइब जिसे कहा जाता है, पिग्मी ट्राइब। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। तो इस नदी के बारे में मेन चीज़ें जो है वो देखिए, कतांगा पठार से निकलती है, अटलांटिक महासागर में गिरती है, उसके बाद विश्व की सबसे गहरी और दूसरी सबसे बड़ी नदी है, अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है, किसके बाद? नील नदी के बाद। विश्व की सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन क्षमता इसके पास है, और इसीलिए इस पे बन रहा है ग्रेट इंगा परियोजना, ग्रेट इंगा प्रोजेक्ट। विषुवत रेखा जो है इसको 2 बार काटती है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टैनली नाम का और लिविंगस्टोन नाम का जलप्रपात इस पर स्थित है, और पिग्मी नाम की जो ट्राइब है वो इस नदी के बेसिन क्षेत्र में रहती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इस नदी की। अब इसके बाद नेक्स्ट रिवर हम देखते हैं, ज़ाम्बेज़ी रिवर। सो ज़ाम्बेज़ी रिवर में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो देखिए।
जाम्बेजी रिवर। अब देखिए अंगोला, आपको याद होगा हमने अंगोला में एक पठार किया था। कौन सा पठार? बी का पठार। सो अंगोला में बी का पठार है और बी के पठारी क्षेत्र से ही जल प्राप्त करके इस नदी का उद्गम होता है। ये रिवर ओरिजिनेट होती है आफ्टर रिसीविंग सम वाटर फ्रॉम बी प्लेटो रीजन। अब बी पठार जो है उसका जल जाता कहाँ है और कैसे इस नदी को प्राप्त होता है? तो बी का जो पठारी क्षेत्र है उसके नॉर्थ ईस्टर्न साइड में जाम्बिया जो देश है वहाँ दलदली भूमि बनती है। इस पर्टिकुलर एरिया में जाम्बिया के नॉर्थ वेस्टर्न साइड में यहाँ पे एक स्वैम्पी रीजन बनता है, दलदलीय क्षेत्र बनता है और इस दलदलीय क्षेत्र से ही ये नदी निकलती है। तो निकलती जाम्बिया से है। जाम्बिया से निकलने के बाद ये नदी जाती है अंगोला में। सबसे पहले जाम्बिया से निकली, अंगोला में गई दूसरे नंबर पर, फिर आगे चल के नामीबिया में थर्ड नंबर, नामीबिया और जाम्बिया के बॉर्डर रीजन से होती हुई गुजरी। ये देखिए नामीबिया का कुछ क्षेत्र, फिर बोत्सवाना जो है उसके भी थोड़े से बॉर्डर को टच किया और आगे जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बॉर्डर रीजन से होती हुई गुजरी। सो ओवरऑल अगर देखा जाए, अच्छा जिम्बाब्वे के बाद आगे कहाँ जाएगी? मोजाम्बिक देश में। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 6 देशों से गुजर रही है, 1 2 3 4 एंड 5 6। इन 6 देशों से गुजरने के बाद मोजाम्बिक से होते हुए आगे जाकर गिरती है मोजाम्बिक चैनल में। और मोजाम्बिक चैनल आपको याद नहीं भी हो तो एग्जाम में आप लिख सकते हैं इंडियन ओशन वाले क्षेत्र में गिरती है, हिंद महासागर वाले क्षेत्र में। सो ओवरऑल ये नदी जो है ये इतने सारे देश जो हैं इनको प्रभावित करती है। इस रिवर की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? तो इम्पॉर्टेंट चीज़ों में अगर देखा जाए तो इस पर एक डैम है जिसका नाम है करीबा डैम। करीबा डैम, और करीबा डैम जो है इससे एक झील बनती है जिसका नाम भी क्या है? करीबा झील। और करीबा झील जो है वो एक रिजर्वर है, एक जलाशय है। और अगर मैनमेड रिजर्वर्स में देखा जाए तो आयतन की दृष्टि से, वॉल्यूम ऑफ वाटर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी मानव निर्मित जलाशय या मानव निर्मित झील मानी जाती है। जितनी भी मैनमेड लेक्स है उसमें सबसे बड़ी, लार्जेस्ट मैनमेड लेक इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर। बिकॉज अगर हम एरिया वाइज देखें तो एरिया वाइज वोल्टा सबसे बड़ी है, वॉल्यूम वाइज ये सबसे बड़ी है। सो इस डैम के अलावा और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है? तो इस पर एक विक्टोरिया नाम का वाटरफॉल है और ये जो विक्टोरिया वाटरफॉल है ये विश्व के सबसे बड़े जलप्रपातों में से एक माना जाता है, चौड़े जलप्रपातों में से भी एक माना जाता है। इसलिए विक्टोरिया जैसा इंपॉर्टेंट वाटरफॉल इस पर स्थित है। और इसके अलावा और भी कई सारे डैम्स हैं, जैसे कहोरा बस्सा नाम का डैम है इस पर मोजाम्बिक में, वो याद रखने की जरूरत नहीं है। ये करीबा डैम याद रखिए और विक्टोरिया वाटरफॉल जलप्रपात जो है उसको याद रखिए। सो अब देखिए इस रिवर की मेन चीजें। अब देखिए उत्तर पश्चिमी जाम्बिया में दलदली आर्द्रभूमि से निकलती है और इस दलदली आर्द्रभूमि क्षेत्र में पानी कहाँ से आया? बी के पठारी क्षेत्र से। मोजाम्बिक चैनल में जाकर गिरती है। करीबा बांध है इस पर जिससे करीबा झील बनती है। आयतन, आयतन मीन्स वॉल्यूम, आयतन या वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। विक्टोरिया जलप्रपात, दैट मीन्स विक्टोरिया वाटरफॉल इज लोकेटेड ऑन दिस रिवर। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इस रिवर के बारे में। अब आगे हम नेक्स्ट रिवर डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट रिवर जो है साउथ अफ्रीका की इंपॉर्टेंट रिवर्स है। सो साउथ अफ्रीका में आपको याद होगा हमने एक माउंटेन किया था जिसका नाम है ड्रेकन्सबर्ग। ड्रेकन्सबर्ग माउंटेन से एक रिवर निकलती है, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, और उस रिवर का नाम है ऑरेंज रिवर। सो वही ऑरेंज रिवर हम यहाँ देख रहे हैं। सो ये साउथ अफ्रीका की काफ़ी मेजर रिवर है। लेसोथो राज्य देश जो है उससे भी गुजरती है, बट मेनली साउथ अफ्रीका की इंपॉर्टेंट रिवर है। सबसे लंबी नदी भी है ये अफ्रीका की, साउथ अफ्रीका की। और यदि देखा जाए तो नामीबिया और साउथ अफ्रीका के बीच में बॉर्डर रीजन से भी बहती है ये। उसके बाद ये गिरती कहाँ है? तो इस तरफ है अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन में गिरती है। तो ड्रेकन्सबर्ग से निकलकर और अटलांटिक ओशन में गिरती है। ड्रेकन्सबर्ग माउंटेन, ये सब माउंटेन वगैरह आपको एटलस में दिख जाएंगे। इस रिवर की एक इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है जो कि इस साइड से आती है, उस रिवर का नाम है वॉल। सो वॉल नाम की एक इसकी प्रमुख सहायक नदी है और वॉल के बेसिन क्षेत्र में एक टेम्परेट ग्रासलैंड है, एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है जिसे वेल्ड या फेल्ड भी कहा जाता है। स्पेलिंग तो वेल्ड होती है बट उसको वी को प्रोनाउंस करते हैं एफ के जैसे।
सो वेल्ड नाम के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान भी इसके बेसिन में। तो ऑरेंज रिवर की इंपॉर्टेंट चीज क्या है, साउथ अफ्रीका लॉन्गेस्ट रिवर। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि बॉर्डर बना रही है नामीबिया और साउथ अफ्रीका के बीच में। सो यही चीज यहाँ पे लिखी है। ड्रैकन्सबर्ग से निकली, अटलांटिक ओशन में गिरी, दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी एवं प्रमुख नदी, नामीबिया दक्षिण अफ्रीका के बीच सीमा क्षेत्र से बहती है और वॉल नाम की इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है। सो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी। अब इसके बाद हम एक और रिवर करेंगे, लिम्पोपो। लिम्पोपो नदी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक ही है जो अक्सर कई पेपर्स में एग्जाम्स में पूछी जाती है और जनरली प्री में पूछी जाती है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को, मकर रेखा को 2 बार पार करती है, यही इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके अलावा जो इधर उधर की दूसरी चीजें हैं उनको भी देख लेते हैं। सो ये नदी अगर देखा जाए तो मारिको और क्रोकोडाइल इस तरह की 2 जो धाराएं हैं उनके मिलने से ये बनती है नदी, और बनती है साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में बनने के बाद आगे ये बहते हुए जाती है और मोजाम्बिक देश से होते हुए इंडियन ओशन में गिरती है। इंडियन ओशन की जिस पार्ट में ये गिरती है वो कहलाता है डेलागुआ की खाड़ी, डेलागुआ। तो डेलागुआ वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है, बट इंडियन ओशन में गिरती है। जब ये फ्लो होके जाती है, बहते हुए जाती है, तो साउथ अफ्रीका और बोत्सवाना के बॉर्डर रीजन से बहती है, प्लस ये बॉर्डर रीजन से बहती है जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका के। सो ये बॉर्डर बना रही है किनके बीच में, वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लस ये सबसे महत्वपूर्ण जो यहाँ पे इसका पॉइंट है नदी का, वो यही है कि ये मकर रेखा को, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को लिम्पोपो रिवर 2 टाइम्स क्रॉस करती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। तो देखिए, क्रोकोडाइल मारिको नदियों के मिलने से बनती है और मकर रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। उसके साथ साथ दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे के बीच बॉर्डर बनाती है और डेलागुआ की खाड़ी में गिरती है मोजाम्बिक देश से होते हुए जाने के बाद। सो ये इंपॉर्टेंट चीजें। अब लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ होल अफ्रीका इज नाइल रिवर, विच इज ऑल्सो वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर। सो ये है नाइल नदी। अब नाइल नदी के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो देखिए। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो नाइल का है वो ये है कि ये एज अ रिवर नाइल ओरिजिनेट नहीं हो रही है कहीं से, ये 2 स्ट्रीम्स के मिलने से बनती है। और 2 मेजर स्ट्रीम्स जो इस नदी को बनाती हैं वो है वाइट नाइल, जिसे सफ़ेद नाइल या श्वेत नाइल कहा जाता है, वाइट नाइल और ब्लू नाइल। वाइट और ब्लू नाइल जहाँ मिलती है वहाँ नाइल नदी बनती है और फिर आगे जाती है और आगे जाकर कहलाती है नील नदी। तो व्हाइट नाइल नदी कहाँ से निकलती है? व्हाइट नाइल नदी निकलती है विक्टोरिया झील से, जो अभी अभी हमने की थी। और लास्ट वीडियो में जो हमने की थी, ब्लू नाइल नदी निकलती है ताना नाम की झील से। और उसके बाद ये मिलती कहाँ है व्हाइट और ब्लू नाइल? तो ये खार्तूम में मिलती है। अब खार्तूम कहाँ है? खार्तूम जो है ये राजधानी है सूडान की। और सूडान में मिलने के बाद जब ये नाइल नदी बन जाती है तो सूडान से होते हुए इजिप्ट में जाती है, मिस्र में, इजिप्ट से होते हुए ऊपर उत्तर की तरफ बहते हुए जाती है और भूमध्य सागर में मेडिटेरेनियन सी में जाकर गिरती है ये नील नदी। सो इस पर्टिकुलर रीजन की प्रमुख नदी है ये। अब इसी को हम मैप में और देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको विक्टोरिया झील दिख रही है। यहाँ पे ये जो छोटी सी झील है ये है ताना झील। इन दोनों से निकलने वाली व्हाइट और ब्लू नाइल जब मिलती है तो ये मिलती है कहाँ? खार्तूम में। और खार्तूम कहाँ है? सूडान में, और सूडान की राजधानी है। सूडान से होते हुए जाती है मिस्र में, इजिप्ट में, और इजिप्ट से होते हुए भूमध्य सागर में, मेडिटेरेनियन सी में, जहाँ ये डेल्टा बनाते हुए गिरती है। नाइल के डेल्टा रीजन में यहाँ पर कई सारे इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं, जैसे यहाँ पर अलेक्जेंड्रिया है, कायरो है, इस तरह की काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट शहर हैं। और पूरा जो नाइल का बेसिन रीजन है, आसपास का जो क्षेत्र है, वो कॉटन के कल्टीवेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। कुछ क्षेत्रों में राइस कल्टीवेशन भी किया जाता है। तो चावल और कपास की खेती के लिए उपयोगी है इसका बेसिन क्षेत्र। इजिप्ट जो कि सहारा डेजर्ट वाले रीजन में है, इजिप्ट से जहाँ से नाइल रिवर गुजरती है वहाँ जल की आपूर्ति अच्छी खासी होती है। इसीलिए माना जाता है कि इजिप्ट जो है वो नाइल रिवर से जो वाटर रिसीव हो रहा है उसी की वजह से सर्वाइव कर पा रहा है। इसीलिए इजिप्ट को गिफ्ट ऑफ नाइल कंसिडर किया जाता है, या नील नदी का उपहार माना जाता है मिस्र को, क्योंकि ये पूर्ण रूप से अपनी जल आपूर्ति के लिए, वाटर सप्लाई के लिए
डिपेंड करता है नाइल रिवर पर। सो इजिप्ट जो है उसके लिए इम्पोर्टेंट है ये रिवर। इजिप्ट के अलावा सूडान, और सूडान में जहाँ पे ये ब्लू और वाइट नाइल रिवर्स मिल रही है वहाँ नाइल बन रही है, बट सूडान में ये ब्लू नाइल आ कहाँ से रही है? ये आ रही है इथोपिया से। इथोपिया में एक इम्पॉर्टेंट एक मेजर डैम बनाया जा रहा है नाइल रिवर पे, बेसिकली ब्लू नाइल पर, और उसे कहते हैं ग्रैंड या ग्रेट इथोपियन रेनेसा डैम। और ये जो रेनेसा डैम बन रहा है, अगर यहाँ डैम बनेगा तो वाटर थोड़ा सा जो है रिजर्वर में डाल दिया जाएगा, थोड़ा सा वाटर को स्टोर कर लिया जाएगा, वाटर को ऑब्स्ट्रक्ट किया जाएगा आगे मूवमेंट से। सो इसीलिए सूडान और इजिप्ट जो है इस तरह की परियोजनाओं से उनको बड़ी समस्या है, और इसीलिए इथोपिया में जो प्रोजेक्ट चल रहा है या बनने की तैयारी की जा रही है उसका विरोध किया जाता है सूडान और इजिप्ट द्वारा, क्योंकि इन दोनों देशों में जल आपूर्ति के लिए ये काफ़ी हद तक डिपेंड करते हैं किसमें? नील नदी पे। इसीलिए इस तरह की कोई भी प्रोजेक्ट्स जब डेवलप किए जाते हैं तो उसका ये विरोध करते हैं। तो यही मेन चीज़ें हैं नील नदी से रिलेटेड। उद्गम सूडान की राजधानी खार्तूम से, जहाँ पर कौन सी नदियाँ मिलती हैं? श्वेत और ब्लू नील नदी। चावल और कपास की खेती के लिए उपयोगी है इसका क्षेत्र, बेसिन क्षेत्र। अच्छा, जो खेती होती है इजिप्ट में, मिस्र में जो किसान होते हैं फार्मर्स, उनको एक विशेष नाम दिया जाता है, इन्हें कहा जाता है फेलाह। और सिकंदरिया मतलब ये अलेक्जेंड्रिया का ही हिंदी नाम है। सो काहिरा और सिकंदरिया मतलब अलेक्जेंड्रिया, ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर कॉटन कल्टीवेशन होता है। इजिप्ट की कॉटन जो है वो इतनी अच्छी क्वालिटी की मानी जाती है कि इसे वाइट गोल्ड की संज्ञा भी दी जाती है। विश्व की सबसे लंबी नदी है, बहुत कॉमन पॉइंट है ये। नील नदी का उपहार माना जाता है किसको? मिस्र को, या फिर इसको कहते हैं इजिप्ट। उसके अलावा यदि देखा जाए असवान बांध है इस नदी पर, यहाँ मिस्र में, इजिप्ट में असवान नाम का डैम है। प्लस जो डैम इथोपिया में बनाया जा रहा है ग्रेट रेनेसा डैम, उसका अपोजिशन किया जाता है सूडान और इजिप्ट द्वारा, इसीलिए वो डैम अभी तक कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ है। तो ये नील नदी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। तो नाइल रिवर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है लॉन्गेस्ट रिवर वाला, वो वैसे भी इतना ज़्यादा कॉमन है कि ऑलमोस्ट एवरीबडी नोज अबाउट इट, एंड ऐसा कोई क्वेश्चन जो इतना ज़्यादा सिंपल हो, बहुत कम पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये पूछा जाए कि वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, बिकॉज इवन अ चाइल्ड नोज। सो इसीलिए इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट हो सकता है नील नदी इंपॉर्टेंट है इसलिए मेंस में आ जाए, 2 नंबर में, 5 नंबर में आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ ले जाएं इससे रिलेटेड। तो इसीलिए इन रिवर्स और लेक्स को थोड़ा ब्रीफली आप याद रखिए, और उसके साथ साथ 2 और 5 मार्कर्स जो क्वेश्चंस हैं उनकी राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। 2 और 5 से ज़्यादा क्यों नहीं, क्योंकि 10 मार्क्स में इनके आने की चांसेस थोड़े कम हैं। और यही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमें अफ्रीका से रिलेटेड आज की वीडियो में देखनी थी। सो वी हैव डन लेक्स एंड रिवर्स, और बाकी चीज़ें जो हैं अफ्रीका से रिलेटेड वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।